हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। CHSL के प्रीवियस पेपर को डिस्कस करते करते हम लोग आज पहुंच गए हैं सेट नंबर 4 में। ठीक है, और ये सेट भी किसका है? 9 मार्च का है। और ये 9 मार्च का आखिरी सेट है, शिफ्ट 4 है। शिफ्ट 4 का मतलब क्या हुआ? 5:15 से लेकर के 6:15 के बीच में ये पेपर हुआ था। आज हम लोग 9 मार्च को फिनिश कर देंगे। कल शुरू होगा हमारा 10 मार्च, तो एक दिन निपट गया। 9 डेज पेपर हुआ था, 9 डेज में से एक डे माइनस हो गया। अब 8 डेज का और बचा हुआ है, 32 पेपर इसके बाद बचेंगे हमारे पास। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसके पहले वाले 3 सेट मिस कर दिए हैं, प्लीज़ वो लोग देख लीजिए। और जिन लोगों को भी CGL देना है, तो भाई CGL के लिए 40 सेट का एक प्लेलिस्ट, 40 सेट की एक प्लेलिस्ट। 40 सेट कौन से? जो आपके दिसंबर 2022 में CGL का पेपर हुआ था, वो पूरा का पूरा 40 सेट मैंने डिस्कस करा दिया है। अगर आप CGL देने जा रहे हैं तो वो 40 देख लीजिए। CHSL देने के पहले ये 36 सेट होंगे, तो ये 36 सेट आप देख लीजिएगा जो मार्च में हुआ था। तो आपके पास प्रीवियस पेपर डिस्कशन का अच्छा खासा मटेरियल मैं आपको मतलब बना दिया हूँ आपके लिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि 2015, 10, 11 का आप सब दोहरा लीजिए। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, क्वेश्चन पूछने का ढंग बदला है। पहले साइनोनियम एंटोनियम वगैरह सटीक होता, जो आप रटे होंगे वो मिलेगा। अब ये कंडीशन पर बेस्ड होता है, तो इसलिए आप सीखो, प्रैक्टिस के लिए सीखो उसको। ठीक है, हाँ, इसको डिस्कस करने के पहले आप PDF जरूर सॉल्व कर लिया करिए, क्योंकि तभी आप सही से अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे। ठीक है, इतना काम कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन। PDF कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है PDF का, आप वहाँ से देख लीजिए। वहाँ से इसको कॉपी करिए और सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको हर दिन मिलता रहेगा PDF। ठीक है, और जो ज़रूरी चीज़ें होती है उसका भी PDF में सेंड करता रहूँगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन अब इसके बाद। और आपका पहला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर, ये क्या करना है? इसमें अपोजिट बताना है। किसका अपोजिट बताना है? नैक का अपोजिट बताना है। नैक का मतलब क्या होता है जी? नैक का मतलब होता है बहुत ही स्किल्ड आदमी। क्या? बहुत ही स्किल्ड, बहुत ही कुशल होता है आदमी ना कोई काम करने में। मतलब क्या होगा? एबल होगा, बहुत सक्षम होगा। ठीक है, तो ये नाउन के फॉर्म में आएगा, तो नाउन के फॉर्म में क्या आएगा? स्किल या एबिलिटी कहा जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा? देखो, अपोजिट में फिर आगे आपकी इनएबिलिटी। एबल, अगर नैक का मतलब हो गया एबल, तो अपोजिट में क्या होगा? इनएबिलिटी। एक्चुअली नैक का मतलब होता ना एबिलिटी। ठीक है, होना ये चाहिए था एबिलिटी होती। ठीक, आगे आ जाओ, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं तो मैं आपको और वर्ड्स बताते हैं। ठीक है, तो नैक हो गया स्किल, स्किल या एबिलिटी। उसका एंटोनिम क्या होगा? इनएबिलिटी। तो आंसर तो आपको मिल गया। बाकी जो वर्ड बचे हैं इनको देख लेते हैं। तो वाइल है एक। वाइल का मतलब क्या होता है ना, कैसे लोगों के लिए यूज किया जाता है? बहुत ही दुष्ट टाइप के, नीच, अधम, पापी। जितनी गालियां देना हो दे लो, अधम, नीच, पापी, दुष्ट। ठीक है, एक वर्ड लगा लेते हैं इसके लिए, विक्ड। ठीक है ना, विक्ड लगा लो। ठीक है, ये हो गया। तो इसका कोई लेना देना था नहीं। लेसन का मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, या लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, ये पार्ट होता है किताबों का। प्रोसेस का मतलब कोई प्रक्रिया होती है, तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं था। क्लियर हो गई बात? बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है आपको? एक पोर्शन अंडरलाइन किया हुआ है और कह रहे हैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो तो करो। मतलब कर सकते हो क्या नहीं, अगर ज़रूरत है तो करो, वरना मत करो। ठीक है, लिखा है द मेडिवल नाइट। जो मेडिवल नाइट मतलब मध्ययुगीन सामंत हुआ करते थे, एक कोई सामंत थे, वाज न्यू फॉर हिज हॉर्समैनशिप, अपनी घुड़सवारी के लिए जाने जाते थे। तो फार तो ठीक लगा हुआ है, वाज के साथ जो हम वर्ब लगाते हैं वो किस फॉर्म में आ सकती है? तो जब वर्ब फॉर्म, जो देखो, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो वर्ब फॉर्म में, तो मेरे 2 वीडियो हैं वर्ब फॉर्म पे। 2 वीडियो हैं जिसमें मैंने पढ़ाया हूँ, 3 वीडियो हैं जिसमें मैंने वर्ब फॉर्म की प्रैक्टिस करवाई है। तो वो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नीचे जरा जाएंगे तो ढूंढेंगे तो आप मिल जाएगा। वर्ब फॉर्म्स, तो कब किसके साथ कौन सी वर्ब लगती है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ हूँ। ठीक, वाज के साथ क्या लगेगा उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ। देखो, वाज, अब वाज का मतलब केवल वाज नहीं, वाज का मतलब बी फैमिली का कुछ भी हुआ, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, ये जो भी होता है इनके साथ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग सकती है, नहीं। वर्ब की सेकंड फॉर्म लग सकती है, नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग सकती है, नहीं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग सकती है,
यस। तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं लगेगी, सेकेंड फॉर्म कभी नहीं लगेगी। थर्ड फॉर्म लग सकती है कब, पैसिव वॉइस में, ठीक है। वाज के बाद थर्ड फॉर्म आप लगा लोगे पैसिव वॉइस में, वाज के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म कब लगा लोगे आप, एक्टिव वॉइस में। तो कौन सी सिचुएशन यहाँ पर है, मेडिवल नाइट वाज नोन, एक्टिव वॉइस तो है नहीं, मेडिवल नाइट वाज नोइंग, नो का कंटिन्यूअस होता भी नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम वाज के साथ सेकेंड फॉर्म नहीं अलाउ कर सकते हैं तो न्यू वर्ब की सेकेंड फॉर्म कैसे लग सकती है, गलत हो गया। इसका मतलब हुआ यहाँ क्या होना चाहिए था, वाज नोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वाज नोन। वाज नोन कहाँ दिया हुआ, ये आपका ऑप्शन मिला वाज नोन, तो पहला वाला आंसर सही हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन करने का तो फिर आपको वही सेम क्वेश्चन इंप्रूवमेंट करना है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। लिखा है द शार्पेंड ही शार्पेंड हिज पेंसिल, ठीक है, कोई बच्चा है उसने अपनी पेंसिल को शार्प किया, नुकीला किया, ठीक। ही शार्पेंड हिज पेंसिल, तो शार्पेंड का टेंस जरा ध्यान रखना, क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। बट द लेड ब्रोकन, लेकिन जो लेड है उसका जो मतलब जिसे लिखता है वो क्या हो गया, ब्रोकन। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म अचानक कहाँ से लग गई, थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते हो ना, यहाँ पे क्या होगा, लेड टूट गई उसकी, ठीक है। एज सून एज ही स्टार्टेड राइटिंग, तो स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखो 3 है ना, उसने अपनी पेंसिल को शार्प किया पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन उसकी लीड जो है लेड टूट गई, तो पेंसिल की लीड टूट गई मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो जो ब्रोकन है, ब्रोकन की जगह क्या हो जाएगी, ब्रोक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रोक कहाँ मिलेगा, लेड ब्रोक ये होगा नहीं, लेड ब्रेकिंग होगा नहीं, लेड ब्रोक ये हो जाएगा, तो थर्ड वाला आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा था। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में खाली जगह भरना है। क्या लिखा है, द यूएस हैज़ मिलिट्री डैश इन मेनी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, तो जो अमेरिका है, यूएस है, उसका मतलब बहुत सारा हैज़ मिलिट्री डैश इन मेनी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज में उनका मिलिट्री क्या है, मिलिट्री टाउनीज है क्या। टाउनीज का मतलब क्या होता है, वन हु लिव्स इन अ टाउन, टाउनीज, ठीक। जैसे शहर में रहने वाले को अर्बन्स कहा जाता है, ठीक है, ऐसे ही टाउन में रहने वाले जो कस्बों में रहते हैं उनको टाउनीज कहते हैं, ये लोग हैं वहाँ में रहने वाले लोग। तो अमेरिका क्या है, मिलिट्री टाउनीज रखा है क्या मेन ईस्टर्न कंट्रीज में, बिल्कुल नहीं, टाउनीज कहाँ सके, फोर्सेज रखा है। तो अमेरिका जो है कई सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अपनी क्या है, मिलिट्री फोर्सेज, भाई मिलिट्री के साथ फोर्सेज लगाओगे, मिलिट्री टाउनीज थोड़े लगेगा। अच्छा, मिलिट्री डेनिजेंस क्या होता है, मिलिट्री डेनिजेंस, डेनिजेंस का मतलब जानते क्या होता है, डेनिजेंस का मतलब फ्लोरा एंड फोना, वो जीव जंतु जो किसी खास जगह पर पाए जाते हैं, फ्लोरा एंड फ्लोरा, फिर लिख रहा हूँ मैं, फ्लोरा एंड फोना, FAUNA, फ्लोरा एंड फोना। तो मिलिट्री, भैया फ्लोरा फोना मिलिट्री थोड़ा होता है, मिलिट्री पर्सनल भी नहीं लगेगा है, तो क्या लगेगा, मिलिट्री फोर्सेज। अब एक बार में भी ये लग सकता था पर मुझे बताना था सारा, मिलिट्री फोर्सेज हो गया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो इसमें बताना है आपको इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट किसका, ही सेड आई विल नेवर हर्ट यू, ठीक। ही सेड, देख रहा कि ये सेड पास्ट में है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इस वजह से देखो ये सेज गलत हो गया, तीसरा काट दिया मैंने। दैट लगेगा, चारों में लगा हुआ। आई कौन है, ये आई है ही, तो ही हो जाएगा। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। और ये यू कौन हो जाएगा, यू की जगह पर अपने मन से सोच के लगा लेना। तो ही लगा, ही सेड दैट ही, पहले तो ये विल काटो, 2 में विल लगा है, विल का मैंने क्या बोला, विल का वुड हो जाना चाहिए, तो शुड कहाँ से आएगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, चौथा लगा लो, ठीक। मैं बार बार ये कहता हूँ ना, आप वर्ब पर ध्यान दो ना, सबसे पहले वर्ब पर ध्यान दो, यहीं से आपका मतलब अच्छा खासा काम बन जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें, एरर बतानी है आपको, ठीक है। ये नो एरर दिख जाता है तो इसका मतलब इसमें एरर पूछ रहे हैं। लिखा है कि प्लास्टिक डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब क्या होता है, मलबा, मलबा, जैसे कोई चीज़ टूट फूट जाती है उसमें जो मलबा निकलता है उसको कहते हैं प्लास्टिक डेब्रिस इन द ओशियन कैन बिकम कोटेड विद एल्गी। तो जो समुद्र में प्लास्टिक का मलबा फेंका जाता है वो क्या हो जाएगा, कैन बिकम कोटेड,
कोटेड मतलब उसके ऊपर से एक कोटिंग हो सकती है किसकी, एल्गी की। आप कोई कचरा फेंक दिए, उसके ऊपर काई पड़ जाएगी, एल्गी पड़ जाएगी, दूसरे मरीन माइक्रोब्स हैं, ये सब आ जाते हैं उसके ऊपर से, उस पर एक मतलब एक परत लगा देते हैं, कोट कर देते हैं। अब ये क्या करें कि दैट प्रोड्यूसेस अ केमिकल सेंट, और इस वजह से एक केमिकल सेंट निकलता है, मतलब एक महक से निकलती है केमिकल की, ठीक है। अब इसमें आपको गलती ढूंढनी है, तो यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई एंड अदर माइक्रोब्स, यहाँ तक कोई गलती नहीं है, ठीक, जो उसको कोट कर देते हैं। अब ये दैट क्या लगा हुआ, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब क्या हुआ, जो, ठीक है। तो दैट के बाद जो वर्ब लगी है वो क्या है, प्रोड्यूसर्स लगी हुई है। अब आपको एक सिस्टम देखना पड़ेगा कि जैसे मान लो यहाँ कोई नाउन या प्रोनाउन है, कोई नाउन या प्रोनाउन है, इसके बाद आप रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे हैं, हु, विच, दैट, ऐसा कुछ लगा रहे हैं, फिर आपको वर्ब लगानी है। तो ये जो वर्ब आप लगा रहे हैं ना, वो किसके लिए लगते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगा, इस निर्णायक प्रोनाउन के लिए लगा। तो ये वर्ब किसके लिए लगेगा, ये इन्हीं के लिए लगेगा जिनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये प्रोड्यूसर्स लगा हुआ है, ये प्रोड्यूसर्स क्या है भैया, वर्ब में एस लगा हुआ, वर्ब में एस लगने का मतलब सिंगुलर वर्ब हो गई। अच्छा, ये किसके लिए लगा, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन को फांद के आ जाओ, ये माइक्रोब्स के लिए, मतलब जो प्रोड्यूसर्स लगा हुआ है वो मरीन माइक्रोब्स के लिए लगा हुआ है। मरीन माइक्रोब्स क्या है, ये है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप लगा क्या रहे हो, सिंगुलर वर्ब, तो कम्बिनेशन गलत हो जाएगा। ये प्लूरल वर्ब होनी चाहिए यहाँ पर, और यहाँ होना क्या चाहिए, दैट प्रोड्यूस, ठीक है। क्यों, माइक्रोब्स के लिए लगा ना, ये माइक्रोब्स पैदा करेंगे कि ये चीज़ें, तो माइक्रोब्स प्लूरल है इसलिए प्रोड्यूस प्लूरल होना चाहिए। आंसर कहाँ पे आएगा, ये जो दैट प्रोड्यूसर्स लिखा हुआ है या 2 वाले में है, यही वाला गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में चलें, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से एरर का क्वेश्चन है, लिखा है नो डाउट, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ो। ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन प्रिडिक्टिंग द वर्स्ट, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ह्यूमन माइंड है वो वर्स्ट को प्रिडिक्ट करने में, उसकी भविष्यवाणी करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो गुड के बाद क्या लगाता है, जब हम लोग किसी काम को करने में बहुत माहिर होते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, गुड एट लगाते हैं, ना कि गुड ऑन लगेगा, ठीक है। गुड एट के बाद भी वर्ब की एनजी फॉर्म लगेगी, लेकिन गुड एट यूज किया जाता है। तो कहाँ है ये गुड ऑन का, ये गलत है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 2 वाला हो गया। फिर आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 में, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, खाली जगह भरना है। लिखा है वाश, वाश का मतलब क्या हुआ, उसको धो, रिंस का मतलब क्या होता है, उसका निचोड़ो, एंड ड्रेन वाटर। जब रिंस करोगे तो वाटर ड्रेन होगा कि नहीं होगा, निकल आएगा। फ्रॉम क्विनोवा, क्विनोवा क्या होता है, एक छोटा सा प्लांट होता है, उसमें मतलब सीड होते हैं छोटे छोटे छोटे, जैसे और तिल के टाइप का सीड निकलता है उसमें से। एंड डैश, क्या किया, अगला काम। तो पहले सारे काम देखो, एक बार फिर से इस सेंटेंस को पढ़ो, सारे काम देखो, क्या काम बता रहे हैं। क्विनोआ को, ठीक है ना, क्विनोआ को वॉश करो, वॉश करोगे तो पानी में जाएगा। रिंस का मतलब क्या हुआ, रिंस मतलब उसको निचोड़ दो तो पानी निकल जाएगा। एंड ड्रेन वाटर मतलब धो, रिंस करो और वाटर को ड्रेन कर दो, और उसके बाद क्विनोआ को क्या करो, किनारे ले जाके रख दो। तो सेट ऑफ तो होगा नहीं, क्या होगा, सेट असाइड, मतलब एक किनारे ले जाके उसको रख दो, तो यहाँ पे लगेगा सेट असाइड। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 अब, ठीक है। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बताना है आपको कि किसमें से कौन है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। तो आई टेक दिस इशू, तो गड़बड़ कहाँ लगेगा, इशू में हो सकता है। पहले इशू चेक करो, ये वाला इशू तो ठीक है, ठीक है, तो ये वाला इशू भी ठीक है, ये वाला इशू भी ठीक है, ये वाला इशू गड़बड़ है, तो पहले 4 को निकाल दो। अब देखो सीरियसली, तो सीरियसली ये वाला गलत है, सीरियसली ये वाला भी गलत है, तो इन दोनों को निकाल दो। अब एक कौन सा बच रहा, ये सीरियसली सही है, तो थर्ड वाले में इशू और सीरियसली दोनों सही है, एक मात्र ऑप्शन हो गया। क्लियर। तो आपको आंसर तो मिल ही रहा होगा ना, जिसे हमने कहा कि ये सीरियसली गलत है, तो यहाँ सीरियसली के नीचे तो स्पेलिंग ठीक ठीक दिख ही रही है, ठीक है। तो अब मुझे स्पेलिंग बताने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है भाई, करेक्ट पैसिव फॉर्म बतानी है आपको, ठीक है। तो
अब क्या है कि द मेड वॉशेज द विंडोज एवरी वीक। मेड क्या हो गया सब्जेक्ट, वॉशेज क्या होगा ये वर्ब, विंडोज क्या होगा ऑब्जेक्ट, तो विंडोज को पहले कर लो। अच्छा वॉशेज क्या है, वॉश में ई एस लगा हुआ है, जब वर्ब में एस या ई एस लगा होता है तो हम लोग इसकी पैसिव किससे बनाते हैं, इज है, एम है, आर है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो विंडोज चूंकि प्लूरल है तो विंडोज के साथ क्या लगाना होगा, आर लगाना होगा, और वॉशेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड हो जाएगा, बाय द मेड पीछे कर लेना यहाँ ले आके। ठीक, अब चलो ढूंढो इसी का आंसर कहाँ लिखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वॉशेज क्या होगा, प्रेजेंट में चेंज होगा तो वर तो गया और ये वाज भी गया काम से, पास्ट नहीं जा सकता, प्रेजेंट में आ जाओ। अब विंडोज आर, ठीक है, विंडोज आर के बाद मैंने क्या बोला था, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये वास लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। अब आपका आंसर कौन सा बचा, एक, हो गया काम। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। 11 में क्या करना है, अपोजिट बताना है किसका, आपको ये वर्ड दिया हुआ एनोमेलस। एनोमेलस का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल या कॉमन होता है, एनोमेलस होता है, मतलब सबसे मिलता जुलता ना हो, सबसे अलग टाइप का होगा, तो डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल या नॉर्मल। तो इसका एंटोनीम बताओ, आउटलैंडिश। आउटलैंडिश दो वर्ड से बना हुआ है, आउटलैंड मतलब क्या हुआ, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के बाहर का, मतलब किसी आउट मतलब बाहर के किसी देश का, और आई एस एस लगा दिया तो एडजेक्टिव हो गया आउटलैंडिश, मतलब एक तरह से क्या हुआ, परदेसी या विदेशी टाइप का हो गया, तो ये हो गया। अब आउटलैंडिश हो गया, परदेसी या विदेशी। कस्टमरी का मतलब क्या हुआ, कस्टमरी का मतलब एज अ रूटीन, मतलब क्या हुआ, कस्टमरी का मतलब ट्रेडिशनल हो गया या फिर कॉमन हो गया, कॉमन या जनरल, जो हमेशा होता रहता है। तो अब देखो एनोमेलस का मतलब क्या हुआ, जो हमेशा होता है उससे थोड़ा हट के, कॉमन से थोड़ा हट के, और कस्टमरी का मतलब क्या हुआ, जो यूजुअल है, रोज़मर्रा वाला है, तो इसका हमें अपोजिट तो मिल ही गया। ठीक है, एनोमेलस का अपोजिट हमको मिल गया कस्टमरी। आउटलैंडिश की मैंने मीनिंग आपको बता दी, आंसर हमारा ये हो गया। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, एंडेमिक जब कोई महामारी एक सीमित क्षेत्र में फैलती है तो एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक होता है बहुत बड़े एरिया में फैलती है, और पैंडेमिक होता है जो पूरे दुनिया में फैलती है। तो एंडेमिक क्या होता है, एक सीमित क्षेत्र में फैली कोई महामारी। एलियन का मतलब क्या होता है, एलियन आप किसी दूसरे ग्रह से आया हो या किसी दूसरे देश से आया हो जो हमारे लिए अपरिचित है, वो होगा। आंसर आपको मिल गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, पढ़ के देखते हैं। यहाँ लिखा है प्लास्टिक्स, क्या बात है, इसके पहले वाले में भी प्लास्टिक था, इस वाले में भी प्लास्टिक है। चलो देख लेते हैं। प्लास्टिक्स एंड नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटीज, और यहाँ बता रहे हैं कोई प्लास्टिक की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं एंड नॉट अवेलेबल, और ये जो है ना सफिशिएंट क्वांटिटी में इंडिया में अवेलेबल नहीं है। कैसे प्लास्टिक की बात करें, आगे चलो देखते हैं। रेदर वन फॉर स्पेसिफिक, इन्होंने कहा कि ये खास तरह का होता है। टारगेटेड एप्लीकेशंस, ठीक है ना, क्या लिखा, टारगेटेड एप्लीकेशंस एज अ मेजॉरिटी ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ क्या, तो मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक्स में चला जा सकता है। खैर आगे चलो, लिखा है कंपोस्टेबल, कंपोज। अब देखो कंपोस्टेबल का मतलब क्या हुआ, कंपोस्ट क्या होते हैं, जिसकी खाद बना सकते हो। पहले यहाँ समझो, कंपोस्ट में एबल लगा हुआ है, कंपोस्ट। कंपोस्ट आप लोगों में से कितने लोग हैं जो खेती किए हैं, या एग्रीकल्चर पढ़े हुए, तो जो खेती किए हैं वो लोग बताओ खाद कैसे बनाई जाती है, देसी खाद कैसे बनाई जाती है। तो जो पौधे होते हैं हर उनके मतलब पत्ते होते हैं, घास वास हो गई या फसल जब कटती है उसका रेसिड्यू बचता है, वो ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, मतलब गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, वो सड़ जाता है। तो सड़ जाता है मतलब वो डिकम्पोज हो जाता है, तो उससे कंपोस्ट खाद बनाई जाती है देसी। ठीक है, मतलब जो जैविक चीज़ें होती हैं उन्हीं को सड़ा के बनाया जाता है, तो मतलब वो चीज़ें जो सड़ सकती हैं। तो इन्होंने एक ऐसे प्लास्टिक की बात की जो कंपोस्ट बन सकता है, मतलब एक ऐसा प्लास्टिक जो सड़ सकता है, सड़ के वो कंपोस्ट या खाद बन सकता है, ऐसे कंपोस्ट की बात करें। कंपोस्टेबल मतलब जो सड़ सकता हो, जिसकी खाद बनाई जा सकती हो।
इन्होंने कहा कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स आर मोर एक्सपेंसिव दैन कन्वेंशनल प्लास्टिक्स। तो यही कन्वेंशनल के बाद हमें प्लास्टिक चाहिए, तो मतलब क्या हुआ, आर के बाद हमें प्लास्टिक कहाँ मिलेगा, पी में मिलेगा। ठीक, समझ में आ गया। और इसके नीचे हमें इसके बाद बट लगा हुआ मिला है। तो ये कह रहे हैं कि कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स जो हैं वो ज़्यादा खर्चीली हैं, ज़्यादा महंगी हैं, किससे, कन्वेंशनल प्लास्टिक्स से। आगे लिखो, आगे लिखा है कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स पैकेजिंग। जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक के पैकेजिंग है, इज नॉट अ ब्लैंकेट सोल्यूशन। ये एक ब्लैंकेट सोल्यूशन नहीं है, बट के बाद क्या होगा, बट रेदर वन फॉर स्पेसिफिक टारगेटेड एप्लीकेशंस। ठीक है, लेकिन ये मतलब कुछ स्पेसिफिक केसेस में इस तरह की प्लास्टिक का यूज किया जा सकता है जो कंपोस्टेबल है, क्योंकि कंपोस्टेबल प्लास्टिक महंगी होगी भाई। प्लास्टिक अगर गल सकती है, सड़ सकती है, खाद बन सकती है, दैट मीन कि वो बहुत महंगी वाली प्लास्टिक होगी, हर किसी के बस का नहीं है। उसमें तुम 5 रुपये की सब्जी खरीदोगे तो एक कंपोस्टेबल प्लास्टिक तो नहीं दे पाएगा, खर्चा ज़्यादा आएगा। फिलहाल एक तो हमें मिल गया कि आर के बाद पी लगना चाहिए। देखें किसमें किसमें है आर पी, इसमें आर पी है, ठीक है, और इसमें आर पी है ही नहीं, इसमें आर पी, यहाँ पे आर पी है और यहाँ पे आर पी है, तो मतलब कई ऑप्शंस में आर पी है। अब हमको देखना होगा कि हम स्टार्टिंग किससे ले सकते हैं। आर के बाद पी आएगा, स्टार्टिंग कहाँ से लोगे, स्टार्टिंग लोगे आप यहाँ से लोगे, ठीक है ना। ये कंपोस्टेबल प्लास्टिक पैकेजिंग इज नॉट ब्लैंकेट सोल्यूशन। ठीक है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक पैकेजिंग एक ब्लैंकेट सोल्यूशन नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि रेदर ये आ जाएगा, ये लगा लो। तो मतलब एस के बाद क्या लगा, एस के बाद क्यू लगेगा, पहले एस आएगा फिर आएगा क्यू। अब क्यू के बाद क्यू को ख़त्म कहाँ से हो रहा है, कह रहे हैं टारगेटेड एप्लीकेशंस एज अ मेजॉरिटी ऑफ के बाद क्या लगा दो आप, मेजॉरिटी ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक आ जाओ। कंपोस्टेबल प्लास्टिक के बाद क्या रहा, आर मोर एक्सपेंसिव दैन कन्वेंशनल प्लास्टिक्स, यहाँ आ गया। ठीक है, तो क्यू के बाद आर लगेगा और आर के बाद क्या लगेगा, आर के बाद तो पी लगा ही था, तो फिलहाल हमारा आंसर कौन सा हो गया, चौथा वाला हो गया। क्लियर हो गई ना बात। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, यही इम्प्रूवमेंट वाली कहानी है, इतना अंडरलाइन किया हुआ है। देखते हैं कि क्या यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ है। लिखा है कि द ब्लू हाउस इज प्रैक्टिसिंग इट्स सॉन्ग फॉर कंपटीशन। जो ब्लू हाउस है मतलब कोई एक घराना है, मतलब ये ऐसे होता है ना जैसे एक मतलब एक ग्रुप हो गया ब्लू हाउस, वो कंपटीशन के लिए गाने की प्रैक्टिस कर रहा है। तो अब इसमें जो इट्स लगाए हो ये किसके लिए लगाए हो, ब्लू हाउस लगा है, ब्लू हाउस के लिए। तो यहाँ जो इट देखो, इट्स जो ऐसे लिखा जाता है ना बिना कामा के, वो क्या होता है, ये पजेसिव होता है इट्स। ठीक है, ये पजेसिव होता है। और जब हम ऐसे इट लिखते हैं, इट के बाद ये कामा लगा के एस लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है इट इज। ठीक है, इट इज होगा। तो यहाँ पे जो लिखा इट्स सॉन्ग्स, ये इट्स सॉन्ग्स जो है तो ये वाला इट नहीं लगना था, कौन सा वाला लगना था, ये वाला इट लगना था, इट्स। ठीक है, तो प्रैक्टिसिंग इट्स सॉन्ग्स, तो ये प्रैक्टिसिंग। अब देखो लिखा इज के बाद आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, तो प्रैक्टिस्ड तो होगा नहीं और प्रैक्टिस भी नहीं होगा क्योंकि इज के बाद और की फर्स्ट फॉर्म आनी नहीं है, तो क्या होगा, प्रैक्टिसिंग इट्स, ये चौथा वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 15 में दिया है आपका इडियम और फ्रेज। लिखा है ऑफिस आउट ऑफ वाटर। ऑफिस, भैया एक बात बताओ आप, मछली पानी में रहती है, मछली को पानी से बाहर निकाल के कर दोगे तो उसकी क्या हालत होगी, मतलब अनकंफर्टेबल जैसे माहौल में रहती है उस माहौल से बाहर कर दिया आपने। तो आंसर जरा बताओ यहाँ पे, अ पर्सन आउट ऑफ अकस्टम्ड एनवायरनमेंट, जिसकी हमें आदत पड़ गई है उस अकस्टम्ड एनवायरनमेंट से बाहर कर दिया गया किसी आदमी को, तो अनकंफर्टेबल लगा, ये तो ठीक लग रहा है। टू किल समबडी मतलब मारने के लिए नहीं लगा हुआ है। क्रिटिसाइज समवन ये भी नहीं है। टू डेड पर्सन ये भी नहीं है। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब एक बार तो आप ये सोच सकते थे ना कि फिश आउट ऑफ वाटर मतलब मर गया, किसी को मार डालना, पर ये इडियम है, मुहावरा है ना, लिटरल मीनिंग नहीं आती है, किसी को किल करने के लिए नहीं आता, बल्कि आदमी डिस्कम्फर्ट में आ जाता है। जिस माहौल से हम परिचित हैं उससे थोड़ा अलग माहौल में ले जाएंगे तो हम क्या होंगे, फिश आउट ऑफ वाटर, हम डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। ठीक है, तो 15 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको अपोजिट बताना है। किसका अपोजिट बताना है, नदीर का बताना है।
नादिर का मतलब क्या होता है, देखो जैसे आप कहीं पे खड़े हो, मतलब कहीं ऊंचाई पर खड़े हो, जैसे पहाड़ वहाड़ पे कहीं खड़े हो और नीचे झांक के देखो, तो जो आपको सबसे गहराई वाला बिंदु दिखेगा, मतलब क्या हो, एकदम लोएस्ट मोस्ट पॉइंट, सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है, बॉटम कह सकते हो, तो एकदम निम्नतम बिंदु जो होता है उसको नदिर कहते हैं। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एकदम उच्चतम बिंदु। खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाओ और इसे सर उठा के ऊपर देखो, तो जो मैक्सिमम द हाईएस्ट पॉइंट जो आपको दिखाई देगा उसको क्या कहते हैं, वही इसका अपोजिट हो जाएगा। तो उसको एक्चुअली हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग कहते हैं जेनिथ, ZENITH। तो जेनिथ यहाँ कोई ऑप्शन दिया नहीं है। बॉटम होगा नहीं, बॉटम क्या हो गया, साइनोनिम हो जाएगा। बेस भी क्या हो जाएगा, साइनोनिम, एकदम जड़ जो आधार होगा वो हो जाएगा। डोसाइल का मतलब निहायत सीधा साधा, यहाँ लगाना नहीं है। क्लाइमेक्स का मतलब होता है, क्लाइमेक्स मतलब भी होता है ना टॉप पे, तो ये क्लाइमेक्स आपका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक, हालांकि नदिर का सीधा जो एंटोनिम होता है वो जेनिथ होता है। ठीक है, जो आपने डिक्शनरी में पढ़ रखा होगा या साइनोनिम एंटोनिम के बुक में पढ़ रखा होगा। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप डिक्शनरी में पढ़े होंगे उस तरह का मिलना मुश्किल है। ठीक, क्या करना होगा, आपको जो सिचुएशन दी है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं, उन्हीं में से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा मिलेगा, चौथा वाला मिलेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। बताना है सेम एज गिवन वर्ड, तो सिमिलर वर्ड बताना है किसका, रिडिक्यूल का बताना है। रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। क्या होगा, किसी का मजाक उड़ाना या किसी की खिल्ली उड़ाना। ठीक है, तो इसका उपहास करना कर सकते हो। तो रिडिक्यूल का क्या बताना है, सेम मीनिंग। आ जाओ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी कल या परसों में ये वर्ड आ चुका है, तो फिर से परसों शायद पैथोलॉजिस्ट आया था। तो पैथोलॉजिस्ट कौन होता है, जो बीमारियों का पता लगाता है। पैथोलॉजी वो लैब है जहाँ बीमारियों का पता लगाया जाता है, तो पैथोलॉजी हो गया। डेरिजन का मतलब क्या होता है, डेरिजन वर्ड किससे बना है, ये वर्ड आ चुका है, परसों भी डेरिजन वर्ड आया था ऑप्शन में, तो वो आंसर नहीं था, खाली ऑप्शन था। तो ये मैंने बताया था कि डिराइड होता है। डिराइड का मतलब क्या होता है, खिल्ली उड़ाना किसी का। मॉक, मॉक मतलब क्या हुआ, किसी का मजाक उड़ाना। इसी डिराइड से बना हुआ है डेरिजन, तो ये साइनोनिम हो सकता है आपका। ठीक है, रिडिक्यूल का मतलब मजाक उड़ाना और डेराइड का मतलब भी होता है मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, तो डेरिजन हो जाएगा। रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है, रिजॉल्व की क्या मीनिंग होती है बताओ। रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प लेना। तो रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो संकल्प ले चुका है, दृढ़ निश्चय कर चुका है। ठीक है, वो हो जाएगा। डेरिवेशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें डेरिवेशन लगाया करते थे ना हाई स्कूल इंटर में। तो वो होता है किसी से कोई चीज़ निकालना, ये डेरिवेशन होता है। आंसर आपका हो गया क्या, डेरिवेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या है। यहाँ पे है क्या, ABCD, फिर से अरेंजमेंट लगाना है आपको। ठीक है, अब पढ़ो, यहाँ पे लिखा है कि नर्सेज अनलाइक फिजिशियंस, जो नर्सेज हैं मतलब फिजिशियंस से बिल्कुल डिफरेंट, हैव बीन स्लो। हैव के बाद क्या लगाओगे, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो इसमें हैव के बाद ना तो बिदिन लगाओगे, ना ऑफ लगाओगे, ना एंड लगाओगे, तो मतलब क्या हुआ, ए पहले आएगा। ए से स्टार्टिंग होने वाला कौन है, ये है नहीं, ये से ये है नहीं, ये से ये है नहीं, तो ये वाला होगा। टिक लग गया आपका। ठीक है, हैव के बाद बीन आना चाहिए, बीन से एक ही सेंटेंस शुरू हो रहा है, ए वाला, और यहाँ नीचे ऑप्शन देख रहा हूँ तो ए से शुरू होने वाले और कोई है नहीं, लगा दिया, खत्म कहानी। और ज़्यादा क्या करोगे मेहनत करके, लग गया, छोड़ो, अब टाइम मत वेस्ट करो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। तो 19 में क्या पूछ रहे हैं, अब इन्होंने कहा कि ब्रैकेटेड पार्ट को इम्प्रूव करो। जहाँ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये इतना, इसमें अगर कोई गलती है, देखो फिर आ गया इट्स। अभी 2 क्वेश्चन पहले बताए हैं, इट्स फिर से आ गया। अब हो ना हो कि इसी में, अब ब्रैकेटेड पार्ट में है तो होगी तो यहीं पे गलती। चलो करते हैं इम्प्रूव, देखते हैं कहाँ क्या होना है। लिखा है व्हेन यू राइड अ हॉर्स, जब आप घोड़े पर बैठते हो, घोड़े की सवारी करते हो, तो यू सैट, तो व्हेन यू राइड, तो फिर सैट नहीं होगा भाई, सिट होगा, और क्या। व्हेन यू राइड ऑन अ हॉर्स, जब आप घोड़े पर बैठते हो, तो यू सिट ऑन इट, उसके ऊपर आप बैठते हो, तो एक तो सिट होगा। एंड कंट्रोल इट्स मूवमेंट, इसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हो, तो फिर वही इट्स, दोबारा नहीं समझाऊंगा। इट्स मूवमेंट में कौन सा इट्स होना चाहिए था, ये वाला इट्स होना चाहिए था, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, और ये गलत हो ही चुका है, तो कौन सा होगा, ये वाला इट्स होगा, तीसरा वाला। क्लियर, आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ।
तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसकी स्पेलिंग गलत है? पहले लिखा है अग्रावेट, यही गलत है। अग्रावेट में क्या होता है भाई, इसमें होता है AGGRAVATE। अग्रावेट का मतलब क्या होगा, आग में घी डालने का काम करना। इसकी स्पेलिंग गलत है तो और देखने की क्या जरूरत है, यही वाला आंसर होगा हमारा पहला वाला। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 में आ जाओ। ठीक, तो 21 से 25 में होता क्या है ये तो आप पहले से ही जानते हो, ठीक ना। एक पैराग्राफ होगा, इस पैराग्राफ में 5 फिलर होंगे, उनके लिए 4-4 ऑप्शन दिए होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, पहले पढ़ो, आई हैव ऑलवेज बीन बैड एट जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या होता है भैया, जर्नल न्यूज़पेपर वगैरह होता है। अच्छा, केवल न्यूज़पेपर ही जर्नल नहीं होता, जब आप डायरी वगैरह लिखते हैं ना घर पे, कभी कभी दिन भर में आपके साथ क्या हुआ, पापा ने डांटा, मम्मी ने चॉकलेट दी, तो नीचे आप डायरी में लिखते हैं रात में, तो वो आप एक रिपोर्टर का काम कर रहे हैं, आप जर्नलिंग कर रहे हैं। तो राइटर बोल दिया मैंने। तो राइटर क्या कह रहा है कि आई हैव बीन बैड एट जर्नलिंग, तो मतलब जर्नलिंग में मैं बहुत खराब थी, जो भी होगा, तो मैं मतलब बहुत गड़बड़ थी, मेरा बहुत अच्छा नहीं था मेरा जर्नलिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसमें क्या लिखा, ऑल माई चाइल्डहुड डायरीज, ये देखो डायरी की बात करें, ऑल माई चाइल्डहुड डायरीज इंक्लूड मेजर गैप्स। जो मेरी चाइल्डहुड डायरी है उसमें बड़ा बड़ा गैप है, मतलब कि अभी आज कुछ लिखा तो फिर 6 महीने के बाद कुछ लिखा, फिर हो सकता है 2-3 साल के बाद कुछ लिखा, ऐसे हैं। ठीक है, इन वन डैश अब बता रहे हैं कि एक एक करके जो डायरी एंट्री इन्होंने की थी। एक डायरी एंट्री क्या थी इनकी वो बता रहे हैं। एक डायरी एंट्री क्या थी, इन वन डैश आई एम 8। ठीक है ना, तो एक डायरी एंट्री में मतलब इन वन क्या, एक डायरी एंट्री होगी, और क्या डायरी की बात कर रहे हो ना, तो डायरी एंट्री होगी। एक डायरी एंट्री में क्या था, एक 8 साल का थी जो भी होगा, विजिटिंग माई आंट, 8 साल के थे और अपनी चाची के यहाँ गए थे, आंट के यहाँ, बुआ मौसी भी हो सकती हैं। इन द वेरी डैश, उसके बाद वाला होगा, आई हैव एक्सपीरियंस्ड प्यूबर्टी, मतलब बड़े हो गए, सोचो बड़े हो गए, प्यूबर्टी की बात हो रही है तो फिर लड़की है। एंड हैव अ क्रश ऑन मोहित, और मतलब इनका मोहित पर क्रश हो गया है। क्रश बताना पड़ेगा क्या, नहीं, समझदार हो, जान रहे होगा क्रश किस लिए लगा हुआ है। तो यू आर ऑलरेडी इंटेलिजेंट, यू नो क्रश क्या होता है। तो इस लड़की का जब प्यूबर्टी पे आती है तो इस लड़के का मोहित तक क्रश हो गया। मोहित कौन था, द किड डैश सिट्स बिहाइंड मी इन बायोलॉजी, बायोलॉजी की क्लास में इनके पीछे बैठा करता था वो लड़का। किड डैश सिट्स, तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन लगाओ कि उस बच्चे के लिए क्या लगाओगे, हु लगाओगे, ये तो फिक्स वाला हो गया। जो बायोलॉजी की क्लास मेरे पीछे बैठता था। टुडे माई जर्नल, आज जो ये लिख रही हैं डायरी में, इन्होंने कहा एंड आई आर समथिंग लाइक स्ट्रेंज एक्वेंटेंसेस। इस समय जो इनकी डायरी है और ये क्या है, स्ट्रेंज का मतलब क्या हुआ, अपरिचित, मतलब स्ट्रेंज मतलब बहुत दूर, अनजान, अपरिचित, जान पहचान वाले हैं। हु चेक इन एवरी नाउ एंड देन, जो कभी कभार एक दूसरे की हालचाल ले लिया करते हैं। देन जस्ट टू कीप इन डैश, जस्ट टू कीप इन टच, मतलब टच में बने रहने के लिए। 3 फिक्स हो गए, यहाँ कीप इन टच के अलावा और कुछ लगेगा ही नहीं, तय है। विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाई, फिर लिखा येप, वी से टू ईच अदर इन पासिंग, जैसे समय बीतता जा रहा है तो क्या कहते हैं एक दूसरे को, एवरीथिंग इज गुड, मतलब खाली इतना लिख देते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, और होप ऑल इज डैश विद यू, तो ऑल इज वेल, और क्या उम्मीद है कि वहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक होगा, ऑल इज वेल। तो इसमें तो बिना आंसर देखे ही सारे के सारे भर आ गए, क्योंकि फिक्स वाले हैं करीब। अब देखते हैं कि जो हमने अभी बताए हैं वो कितना सटीक है। ठीक, तो पहले आ जाओ, सबसे पहला वाला करते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं डायरी एंट्री के नाम पे हमेशा ही गड़बड़ रही। उसके बाद कहा कि मेरा पूरा चाइल्डहुड की जो डायरी एंट्री है इंक्लूड मेजर गैप्स, इन वन डैश आई एम 8 विजिटिंग माई आंट। एक डायरी एंट्री ऐसी है जो मैं अपनी आंट के यहाँ गई थी, तो डायरी एंट्री की बात हो रही है ना, तो ये लगा दो डायरी एंट्री। ठीक है, और कोई एक मतलब इन वन सेक्शन होगा, इन वन पासिंग, इन वन टर्म नहीं होगा, डायरी एंट्री है। अब आ जाओ किसमें, नेक्स्ट वाले में। तो ये रहा आपका नेक्स्ट, ये देखो दूसरा वाला फिलर। दूसरे वाले फिलर में क्या हुआ, इन द वेरी डैश आई हैव एक्सपीरियंस्ड प्यूबर्टी। और उसके क्या हो गया, उसके अगले वाले में, उसके ठीक अगले वाले में,
इन द वेरी ओवर होगा नहीं, इन द वेरी अर्लियर होगा नहीं, इन द वेरी फार्मर होगा नहीं, इन द वेरी नेक्स्ट, मतलब क्या हुआ उसके बाद वाले में। ये 8 साल की थी, उसके बाद भाई 8 साल में तो प्यूबर्टी नहीं आएगी, जब वो 11-12 साल की होगी तब प्यूबर्टी आएगी, तो 8 के बाद 13-14 साल की होगी तो प्यूबर्टी आ जाती है। अब बायो की क्लास में मतलब बच्ची 11th या 12th में पढ़ रही होगी, ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाला हो जाएगा। आगे आ जाओ, ये आपका थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले में क्या भरना, यहाँ क्या कह रहे हैं कि मतलब मोहित पर इनको क्रश हो जाता है। मोहित वो किड जो मेरे पीछे बायो की क्लास में मेरे पीछे बैठता था। सिट्स क्या है, वर्ब है, तो हु सिट्स यही लगेगा। होम सिट्स तो होगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में चाहिए, होम लग नहीं सकता, व्हिच इंसान के लिए लगता नहीं, हुज लगाना नहीं है, ठीक है, तो हु लगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर, आप फिलर नंबर 4 पे आ जाओ, ठीक है, तो फिलर नंबर 4 रहा ये। फिलर नंबर 4 कौन सा है, ये वाला आपका है। इन डैश, तो कीप इन टच मैंने बोला था कि मतलब संपर्क के बने रहने के लिए कीप इन टच यही लगता है। ये जो CGL और CHSL को मिला करके कीप इन टच, मुझे लगता है कि ये तीसरी चौथी बार आ रहा है यही फ्रेज, कीप इन टच कीप इन टच कीप इन टच, ठीक। आगे बढ़ जाओ, अब इसमें और देखने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो कीप इन टच ही होता है संपर्क में बने रहने के लिए। नेक्स्ट में आ जाओ, आखिरी वाला फिलर है आज का आपका, और ये फिलर नंबर 5 है, तो ऑल इज वेल, ये भी फिक्स है, मतलब एवरीथिंग इज़ गुड, यहाँ सब कुछ ठीक है, उम्मीद है वहाँ भी सब ठीक ठाक होगा, तो ऑल इज वेल, तो क्या लगेगा, ऑल इज माइल्ड, ऑल इज वर्चुअस नहीं, ऑल इज ब्लिंक भी नहीं होगा, और ऑल इज वेल होगा, ठीक। क्यों, ब्लिंक का मतलब जानते क्या होता है, मतलब बड़ा महंगा कपड़ा पहनना या महंगे महंगे आभूषण, मतलब दिखावा करना होता है, वो ब्लिंक कहा जाता है। यहाँ कोई लेना देना नहीं, ऑल इज वेल लगाओ, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन हम लोगों ने फिर कर लिए, किसका, सेट नंबर 4 के, तो इसका मतलब CHSL के 100 क्वेश्चंस हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है। तो 9 मार्च का चारों सेट हम लोग लगा चुके। अब शुरू करेंगे इसके बाद कल 10 मार्च का सेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऐसे एक एक करके देखो, एक दिन हो गया ना, पूरा निपट गया, तो 9 दिन में से एक दिन हम लोगों ने कर लिया, एक दिन का पूरा पूरा कर लिया। अब ऐसे ऐसे एक एक करके घटता चला जाएगा और बहुत जल्दी ही आपको हम सारे सेट फ्री कर देंगे, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, और कुछ हमारा भी फ़ायदा हो, थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक है लोग। तो फिर मिलेंगे कल इसी समय पर एक नए सेशन के साथ 10 तारीख वाले में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।